अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा बिलखुसूस जो कि दुनिया के एक बहुत बड़ा फोरम है, अहदाफ जो है उनका मुकर्रर किए जाते हैं कि दुनिया को किस तरह क्लाइमेट चेंज और उस कैटेस्ट्रॉफी से बचाया जाए। दुनिया में वाटर रिजर्वायर्स के हवाले से भी संजीदा इकदाम किए गए, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली उसके एजेंडे में भी इसे शामिल किया जाता है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है दुनिया में। कार्बन एमिशन का बढ़ता हुआ जो ख़तरनाक जो पहलू है उसे भी शामिल किया जाता है उस जनरल असम्बली में। लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद हवाले से हम आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का UN के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहला वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब। 22 और 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत समिट ऑफ द फ्यूचर में मुस्तक़बिल के पायदार तरक्की, सरमायाकारी, आलमी अमन और सलामती, साइंस और टेक्नोलॉजी, जिद्दत, डिजिटल ताउन, नौजवान और आइंदा नस्लों के मुस्तक़बिल, आलमी गवर्नेंस में हुकूमतों के माबैन अमली इक़दामात पर मुश्तमिल मुस्तक़बिल का मुआहिदा, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर तय पाएगा। और 25 को डेफिनेटली जनरल असम्बली होगी और उससे कबल ये जो हमने आपको आगाह किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने माशी तौर पर कमज़ोर ममालिक के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ और आलमी चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए प्लान पेश किया। नाज़रीन, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्हें रोल ओवर का कहा गया और कैटेस्ट्रॉफीज़ में ख़ास तौर पर जो 2022 का फ्लैश फ्लड था, जिसमें पाकिस्तान को एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके लिए आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए भी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली होनी चाहिए। ये जो फोरम है ये मुस्तकबिल में और आने वाले दिनों में जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका चेक एंड बैलेंस, उसके लिए बात की जाती है। और पाकिस्तान ने हमेशा न सिर्फ आलमी दहशतगर्दी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, बिलखुसूस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस की जब से बात की है उसको आलमी सतह पर न सिर्फ पजीराई हुई है बल्कि पाकिस्तान ने इस हवाले से गैर मामूली इक़दामात भी किए हैं और आलमी सतह पर भी कंपलसेशन के बहुत सारे वादे हुए हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीक़ों के बारे में सोचना होगा, ये भी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था। इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तायरा औरंगज़ेब साहिबा, मेंबर हैं कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक PMLN से। बहुत शुक्रिया मैडम आपकी तशरीफ़ आवरी का। और ओन शिराजी उनके साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अंदर की खबर जानेंगे ओन शिराजी साहब से। और डॉक्टर शाज़िया सुमरो ने हमें ज्वाइन किया, आप भी मेंबर हैं कौमी असम्बली की, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर शाज़िया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। तायरा औरंगज़ेब साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पहले समिट ऑफ द फ्यूचर में गुफ्तगू हुई है पायदार अमन, पायदार तरक्की। गो कि कुछ रिवायात हैं हमारी कि हम रिवायती तौर पर ये बात ज़रूर करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो सेंसिटाइज्ड है, पूरी दुनिया को ये इदराक है कि किस मुल्क का क्या मसला है, क्या उसके फाइनेंशियल क्रंच हैं, क्राइसिस हैं, कि किस तरह उनको मौसमियाती तब्दीली का सामना है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा ये अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। आपको लगता है कि कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, दुनिया को इसका इदराक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली हम कहना चाहिए कि एक इतना अहम मसला है कि जिसकी जद में सबसे ज़्यादा जो ममालिक हैं वो हमारे से ही शुरू होते हैं। जी हाँ। कि पाकिस्तान को देख लें आप, जो बस फ्लड आया जिसमें आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 50 अरब से ज़्यादा डॉलर का नुकसान हुआ। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो इतना पानी जो सैलाब की सूरत में आता है, बस्तियाँ बहा के, घर बहा के, जानवर, मवेशी, जो भी उसकी जद में आती है चीज़ वो बहा के लेता चला जाता है। तो इस पानी को किसी तरह हम काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते? क्या ये पूरी दुनिया जो है ये हमारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती कि हम इस पानी को एक तो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें? और इस पानी, ये सही है कि ये आसमानी आफतों का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, सैलाब भी उनमें एक ऐसी ही चीज़ है। और वो तो ऐसा सैलाब था जैसे तूफ़ान नूह है, उसका तो कोई, मैंने देखा मीडिया के ज़रिए ही कि ये कालाम, सवात, सब जगह 4-4, 5-5 मंजिला जो होटल थे वो भी ऐसे पानी में बह के जा रहे थे जैसे बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें पानी में बहती गई। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक तो इस सैलाब की पेशबंदी तो NDA में बता देता है कि जी ये इस रफ्तार से आएगा, ये यहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा,
इस चीज़ को लपेटता हुआ चला जाएगा। लेकिन क्या हम इस सैलाब के पानी को किसी भी तरह कोई दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी तावन से, मदद से इस सैलाब के पानी से कोई इस्तिफादा ऐसा हासिल करें जिससे पूरे पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद हों और ये पानी हम फसलों के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है, काश्त के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये पानी जो है ये सिर्फ ज़िंदगी की तबाहियाँ करता चला जाता है। ठीक है। इसको किसी तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का इदराक होना चाहिए। ये आपने बड़ी अहम बात की। मैं और शिराज साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शाजिया, जिस तरह क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से एक ऐसी टर्म जिसको आलमी पजीराई हासिल हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2022 की कैटास्ट्रॉफी में बहुत खुल के इस पे बात की। इस हवाले से डोनर कॉन्फ्रेंस भी हुई, COP28 में बड़े खुलकर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसमें दुनिया को मुत्तहद करने के लिए मसावात और इंसाफ ज़रूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंसाफ और मसावात के बगैर दुनिया में जो क़याम अमन का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर तब तक नहीं हो सकता जब तक डिस्क्रिमिनेशन और एक मसावात, इक्वालिटी जब तक ना हो। तो आपको लगता है कि दुनिया, मफादात की दुनिया जो है वो उसको इस बात का इदराक है, वो समझती है कि मसावात और इंसाफ से आगे बढ़ा जा सकता है, बराबरी की बुनियाद पे आगे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात ये है कि अभी तायरा साहिबा ने बात की है, तो मैं उनकी बात में थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि इसमें हम बिल्कुल इस पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक विल चाहिए जो आगे हम काम कर सकें। और दूसरी बात जो आपने की कि देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी तब उनको इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो 18 महीने में उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर अपना रोल प्ले किया था, जो जहाँ जहाँ पाकिस्तान आइसोलेट हुआ था वो उन कंट्रीज में जाके भी पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उन्होंने क्रिएट किया था। बल्कि जो लोग हमारी तरफ नहीं आना चाहते थे उनको एग्री किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। लेकिन अभी आपने रिसेंटली कल परसों देखा कि उन्होंने बात की है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की, कि जो पार्लियामेंट की हालात हैं, तो वो एक ऐसी पार्टी के लीडर हैं या ऐसे खानदान से हैं जिन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी और जमहूरियत कायम रखने के लिए आगे बढ़ के, चाहे वो दोस्त हों, दुश्मन हों, उनसे हाथ मिलाने के लिए वो खुद आगे बढ़े, कदम बढ़ाया है। और यही चीजें जो हैं, आप आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती भी इसी बेस पे ही कर सकते हैं, जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव चीज लेके आए। उसमें फिर सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को सामने रख के, जो आपको याद होगा 2022 में जिस तरह से वो जनरल असेंबली के सेक्रेटरी साहब को लेके पूरे पाकिस्तान में वो घूमे थे, तो ये देखिए कि, और उसमें मैं कहती हूँ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी साथ साथ थे। तो ये होती है यूनिटी। जब आप सारी डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देते हैं, आप सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो फिर अल्लाह मियां भी आपकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी बिल पार होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और जिस तरह से अब हमने ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट शुरू किया है, इंशाल्लाह जब सब मिलके बैठेंगे तो हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे जरूर लेकर आएंगे और आगे बढ़ के हम पाकिस्तान को और मैं पाकिस्तान डॉक्टर के शाजिया प्रॉब्लम्स उस तरफ भी आऊँगा, ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये बहुत अहम इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान में $50 बिलियन का लॉस हुआ, कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने की बात की गई, रोल ओवर करने की बात की गई, लेकिन दुनिया के, मैं कहता हूं कि दुनिया उसको इस तरह इदराक नहीं हुआ। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही के दहाने पर है। टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है जो इस क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया क्यों इस बात पे लफाजी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अमली इकदाम नहीं होते। पेरिस एग्रीमेंट की वायलेशन हुई, डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने एक रद्दी की कागज़ की तरह टोकरी में उसको फेंक दिया। फिर उसके बाद कंपनसेशन की बात हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, वादे भी हुए, उनको वफा नहीं किया गया।
देखिए डॉक्टर साहब, मैंने अभी बात की है ना कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे आकर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी विल भी होती है, हम काम करना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। पॉसिबल है कि वो हम पॉलिटिशियंस को काम करने नहीं देना चाहते, या फिर हो सकता है कि हम वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स जब तक एड्रेस नहीं होते हैं, मैं समझती हूँ कि हम आगे नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी चीज जो है आपने बताया, मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन में पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर पे आ गया है। तो क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन इंटरलिंक्ड है। देखिए, जब तक हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जी इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स होते जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। मैं बार बार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अगर पॉलिसीज जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म होंगी, तो वो उसी पॉलिसी को फॉलो करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। हम बार बार कंसिस्टेंसी, आप अपनी कंटिन्यूटी कंपैरिजन की बात कर करते रही हैं, हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें। डॉक्टर शाजिया, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। ओन शराजी, एक तो वजीर आजम का समिट ऑफ द फ्यूचर जो पहला वर्चुअल खिताब था, उसके कुछ इक़्तिबासात को हम ज़ेर बहस लाए। दूसरी जानिब डॉक्टर शाजिया ने बड़े एक अहम टॉपिक की तरफ या मजमून की तरफ या सब्जेक्ट की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई, जहाँ चार्टर ऑफ इकानमी की बात की गई। उसका मजाक उड़ाया गया माजी में एक जमात की जानिब से। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ मुकमुका का नाम दे दिया गया, जो कि डेमोक्रेसी को उन पैरामीटर्स का तयन उसमें किया गया था, उसमें जो आइनी मुद्दत है उसकी बात की गई थी, उसका भी मजाक उड़ाया गया। अब पार्लियामेंट की कार्रवाई को बेहतर बनाने के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने जिस तरह चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की एक तजवीज़ दी थी, उसको मंजूर किया गया। एक कंसेंसस आपको नज़र आया। पार्लियामान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, साजगार बनाने के लिए, अखलाकियात, इखलाकी अकदार, सियासी अकदार, जमहूरी रवायात को बरकरार रखने के लिए इस इनिशिएटिव के बाद आपको लगता है, क्योंकि इसमें अपोजिशन में ऐसे लोग भी हैं, बड़ा एक्सट्रीम डिसीजन भी लेते रहे हैं, मौलाना साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उनको भी शामिल किया गया। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब भी इसमें शामिल हो रहे जा। 18 रुकनी ये कमेटी है, मुअस्सर होगी, कुछ इम्पैक्ट होगा उसका? देखिए, अगर इस कमेटी की बात करें तो सीनियर पॉलिटिशियंस इस कमेटी में मौजूद हैं, लेकिन एयाज सादिक साहब ने जिस आप ये कहें कि बड़े दिल का मुजाहरा किया है, बड़े सियासी पंडित हैरान हैं इस हवाले से। यही तहरीक इंसाफ थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा के प्रोडक्शन आर्डर्स के हवाले से एप्लीकेशन दी जाती थी तो फौरी तौर पे असद कैसर साहब बतौर स्पीकर उसको रिजेक्ट करते थे। सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि राना सनाउल्लाह की बात करें, ख्वाजा साद रफ़ी की बात करें, ख्वाजा आसिफ की बात करें, इनको जिस हालत में, शहबाज शरीफ साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें, इनको जिस हालत में रखा गया और जहाँ पे रखा गया, और उनकी सोने वाली जगहों पे चीनी डाल दी जाती थी कि कीड़ियाँ आएँ और वो वहाँ पे सो तक ना सके, चूंटियाँ वहाँ पे आ जाए। तो मजमूई तौर पे अगर बात करें तो ये एयाज सादिक साहब का जो तरीक़ेकार है, ये महज़्ज़ब मुआशरों में ये तरीक़ेकार राइज होता है। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वैसे खुद भी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी काम, बड़ी कूल, हाँ, और बड़े बेहतर मौसर अंदाज से, मैं तो कहता हूँ नाकदीन भी कहते हैं कि जी जिस तरीके से वो चेयर करते हैं और जिस तरीके से। लेकिन एक चीज़ तयशुदा है कि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है और ये तारीख रही है कि मीठा मीठा आपा और कड़वा कड़वा थू थू। हम अभी भी, आज कल भी असम्बली में हमने देखा, हालांकि कहा जा रहा है माहौल बेहतर हुआ है, जब कोई अपोजिशन बेंचेस से जो मर्जी बंदा बात कर ले, जो हुकूमती बेंच है वो खामोश रहते हैं। हुकूमती बेंच से कोई एक बंदा बात कर ले, वहाँ से शोर गोगा जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में एयाज सादिक साहब जो है वो जिस तरीक़ेकार का मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सुधरने वाली है। जब आप वहाँ पे मौजूद होते हैं ऑन, ये बताएं, कुछ यादें ताज़ा होती हैं कि एक स्पीकर तो वो भी थे जिन्होंने कहा कि हम तो अपनी बाप की भी नहीं मानते, और एक स्पीकर ये हैं कि जिन्होंने अपोजिशन की भी मान ली। देखिए, उस दौर में ये थोड़ा सा मवाजना और लोगों को बताने के लिए भी जरूरी है ना। साहिबा बैठी हैं, ये तो असेंबली के अंदर, हम तो गैलरी में होते हैं, ये असेंबली के अंदर थी और आप भी हैं। उस वक्त जो अपोजिशन बेंचेस थे उनको टाइम ही नहीं दिया जाता था, अपोजिशन लीडर को पूरा टाइम तकरीर का नहीं दिया जाता था। और एक जुमला मैं जी जी जरूर, कि जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से ये कहा था कि
कि आए बैठ के हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो आपको अपोजिशन लीडर ही नहीं तस्लीम करता, जी हाँ। आप कौन है। ये उनकी गुफ्तगू का अंदाज था। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि दूसरों के एसी उतरवाने वाला खुद फ्रिज मांग रहा है, और सिर्फ फ्रिज नहीं मांग रहा बल्कि उसके साथ अगर आगे जाए तो यहूदी जो है मदद मांग रहा है। पिछले 6 माह में यूरोपियन अखबार में, सिर्फ यूरोप की अखबारों की बात कर रहा हूँ, 130 आर्टिकल इमरान न्याजी और उसकी पार्टी के हक में लगे हैं। भारत वहां पे बहुत इन्फ्लुएंशियल है, भारत के हक में इतने आर्टिकल नहीं लिखे गए। अभी रिसेंटली यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है, जी। उससे पहले इजराइल टाइम्स ने लिखा है, तो अब आप देखिए उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम खुद कह चुका है जब पाकिस्तान जो है टेक ऑफ करने लगता है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है, तो एक शख्स आके टपक अब आप पड़ता है। देखें ना कि एससीओ समिट होने जा रहा है, चाइना के प्रीमियर का आने का जो है वो एक इम्कान है। तो इन तमाम चीज़ों को कौन लॉन्ग मार्च और कौन कह रहा है कि हम लाहौर जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, मजमूई तौर पे ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे नज़र में कुछ सियासी पार्टी है ही नहीं, सियासी पार्टियों के ये रवैये नहीं होते। सियासी पार्टियां बहुत सारी चीज़ों पे मिल बैठती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन मैं एक बात तो ऑन यहाँ पे आपने जो बात की ना किसी ये सियासी रवैये नहीं होते हैं, अभी तायरा औरंगजेब साहिबा जो हैं उनका एक खासा तजर्बा है, सीजन पॉलिटिशियन है, अरसे दराज से मेंबर रही हैं कौमी असम्बली की, और एक तसलसल नज़र आ रहा है। तो तायरा औरंगजेब साहिबा, ये कैसे आप लोग जो है दिले नादां क्यों धोखा खा जाता है जब असद कैसर, उमर अयूब और वो बैरिस्टर साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमें ये मैंडेट मिला ही नहीं है कि हमने पार्लियामान को चलाना है या कानून साजी करनी है, वो बोलते हैं सानू मैंडेट मिले है कि तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने देनी, तो तुसी कमेटियां बनाते जाते हो, ये एतमाद कैसे जो है आप लोगों को हो जाता है हम ये दोबारा? चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें, हाउस में जो शख्स बैठा है हम उन सबको साथ लेके चलें, हमारी शुरू से ये पॉलिसी है। और हमारी इत्तेहादी सबसे बड़ी जमात जो है पीपल्स पार्टी, उनकी भी यही राय होती है कि हमें अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। आपने देखा होगा परसों खुर्शीद शाह साहब ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा स्पीकर साहब अपोजिशन को भी टाइम दें, हालांकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के थे जो चेयर कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, याद सादिक साहब बड़े तहम्मल, बड़े बुर्दबार, बड़े नरम लहजे में बात करने वाले स्पीकर हैं, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि असम्बली में कोई शख्स बेहतर स्पीकर बैठ सके या बन सके या किरदार अदा कर सके। जिस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, मैं तभी उस वक्त वहाँ मौजूद थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी, बड़े बड़े लोग हैरान थे। 73 के आइन के बाद सबसे बड़ी दस्तावेज है ये। बड़ी ये दस्तावेज ये थी कि ये दो जमातें ऐसी जो एक दूसरे के लगता था कि जी नहीं चल सकते, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और जिसका फिर उसके बाद आज हम सोचते हैं कि ये बहुत बेहतर विजन था नवाज शरीफ और बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, कि उन्होंने जो ये साइन किया। उसके बाद हम दोनों जमातों ने सोचा कि आपस में लड़ने की बजाय हमें मुल्क की खातिर चलना है और मुल्क की सियासत और बका के लिए चलना है। और उसके बाद ये बात अभी तक PTI को समझ नहीं आ सकी कि हमें मुल्क पे जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के अंदर तरक्की के लिए। आपको याद होगा पहले भी जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने आके धरना दे दिया था, तब भी CPAC शुरू होने जा रहा था और चाइना के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे और वो उनका दौरा फिर मौखर हुआ, जिसकी वजह से तुम्हारा जी अब वो सारा ये कहा क्या 2 दिन के लिए उठ जाएं, वो आ जाएं, फिर वो चले गए, तो फिर आगे बढ़ ये नहीं माने। और इसके बाद अब फिर चाइना के प्राइम मिनिस्टर साहब 11 साल के बाद, ये एक सवाल मैं आपसे बड़ा काबिल एहतराम है आप मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर, जी जी मैं आपसे, और वो 11 साल के बाद आ रहे हैं, फिर इन्होंने वही तमाशे शुरू कर दिए। देखिए ये तमाशा, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मैटर करता है ना, पता नहीं आप लोगों को वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बाज़ औक़ात कभी कभी भूल भी जाता है। ये बताएं कि ना ही कोई नेगोशिएशन होनी है, नज़र आ रहा है कुछ ताख़ीर जो है हुकूमत की जानिब से हुई है, कोई आप लोगों की मौसर हिकमत अमली, कोई काउंटर स्ट्रेटजी ऐसी नहीं रही। साइफर लहराने से अब तक उन्होंने अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया, एक झूठा बयानिया गढ़ा या नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने की, अब जाकर आप लोगों ने जो है उनको काउंटर करना शुरू किया। पाकिस्तान को भी तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा इससे कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तैयार किया, फिर इजराइल जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मदाखलत कर रहा है, एक इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, उनका झूठ जो है वो बिक रहा है, बिकता है। तो ये क्यों इतनी ताख़ीर की गई है? ये ताख़ीर जी की गई, हमारी सोच, हमारा जो काम है वो मुस्बत कामों की तरफ जाता है। 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी, आपने खुद देखा
जब इन्होंने कहा जी आ जाएंगे, आपके पास तो बंदे ही नहीं, आपके पास तो लोग ही नहीं, आप कहाँ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएंगे। यही असेंबली थी, रात 12 बजे इन्होंने डिसॉल्व कर दी। यही असद कैसर साहब थे और सुप्रीम कोर्ट खुली थी और ये जाके ये काम करके बैठ गए। तो उस 16 महीने में भी इन्होंने रौला डाला जाने से पहले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम तो जा रहे हैं, IMF से कोई बात लेनी देनी नहीं। इतना बड़ा यू टर्न लेके खान साहब ने तबाही की इब्तिदा कर दी। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि शहबाज शरीफ साहब बने। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीका है वो मूव किया अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ। और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जब बने तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि बनने के बाद हमने पहले इंतकाम लेना है, पहले हमने किसी को चोर कहना है, पहले किसी को डाकू कहना है। ये 4.5 साल चोर चोर डाकू डाकू इसी हाउस में आवाज़ें लगाते रहे। बिल्कुल। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस 18 रुकनी जो कमेटी है उससे क्यों, क्या उनको, मेरे ख्याल में उनको एतमाद है, उन्हें पता है, वो उन्होंने कहा जी है ना, तो सानू कोई भरोसा नहीं है, मैं तो नहीं बनना इस कमेटी का हिस्सा। नहीं, बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, बाकी लोग फिर ये चाहते हैं कि इन्हें चांस दिया जाए। अब ये मेंबर्स हैं, आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर इनको रखा गया कि कल भी हमारा सेशन है। वरना क्या होता था, पहले तो प्रोटेक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं किए जाते थे, वो ही रिजेक्ट हो जाते थे, और फिर उनके अहले खाना के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कभी उनकी बेगम से लंदन में कभी किसी ने किसी रिश्ता से कभी बात नहीं की, करने नहीं दी गई। और यहाँ तमाम अरेंजमेंट थी, जो सुब्रन जेल था बंदे मुकर्रर कर रहा था, इस कोने पे आप खड़े हो। पंजाब हुकूमत है तारा औरंगजेब साहिबा, पंजाब हुकूमत है ते ना देसी कुकड़ खिलाओ ना, ते ना उन्होंने देसी बकरे खवा लो। तो ये तो पंजाब हुकूमत देखिए, उसके एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, खालिस घी वहां पहुंच रहा है, फ्रिज पहुंच रहा है, चीजें पहुंच रही हैं। हम ये चाहते हैं कि एक मुरव्वत भी कोई चीज है, सारे लिए फिर वही मुरव्वत होनी चाहिए, जितने कह दिए फिर सब। आपके वर्कर जो है ना, आपके वोटर हैं, आपके वर्कर हैं जिन्होंने मारे खाई हैं, जो इनके दौर में जिन्होंने केसेस झीले हैं, इनके दौर में साइबर क्राइम की एक ट्वीट करने पे, सच बात भी ट्वीट करने पे उनको जो है वो जुल्म जबर का निशाना बनाया गया है। वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इनका म्यूजिक इन तक भी तो पहुंचे ना। ये अगर ये एग्रेसिव होके, ये शोर करके, ये अपने लिए तो आसान। अच्छा, ये मैं और शिराजी बात को इसी से आगे मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि आपने बड़े काम नुक्ता भी उठाया और मैडम ने भी उस पर, मैं चाहता हूँ कि आपका साथ दे रही है ना डॉक्टर शाजिया, तो उनसे भी थोड़ा सा इस हवाले से बात करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि जो मैंने अभी एक सवाल उठाया है कि ये तो हुकूमत वक्त से सवाल होगा ना, जिसमें जो लवाजमात जो पूरी की जा रही हैं अडियाला में, उसमें देसी मुर्गे, मैंने और तो ओन शिराजी ने तो अरसे दराज से देसी मुर्गा नहीं खाया होगा, और देसी मुर्गे भी चल रहे हैं, और फ्रिज की जो है डिमांड भी की जा रही है, फिर एक्सरसाइज की मशीनें जो हैं वो भी दस्तयाब हो जाती हैं। आप लोगों ने तो मफामत की बात की, नो डाउट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, यानी 73 के आइन के बाद एक बहुत बड़ी दस्तावेज है जिसमें तयन किया गया, जो पार्लिमानी रिवायात है उसको बरकरार रखा गया। ये इतनी ताखीर जो हुई है, इस ताखीर से भी तो कुछ मामलात बिगड़े हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं जो आप लोगों की एग्रेसिव टोन होनी चाहिए थी, वहां एग्रेसिव टोन नहीं हुई? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखती। आपको याद होगा 2008 से लेकर 2013 में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था किसी भी जेल में, किसी भी किस्म का। तो हम लोग उस सियासत पे चलते ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपने ये देखा कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात आती थी तो पूरी पोजीशन जो थी वो एहतजाज करती रहती थी, लेकिन जो हमारे स्पीकर साहब थे वो उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देते थे। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है वो सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए आई है, और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि झूठ इस तरह से बोलो और इतनी दफा बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लगे। तो ये वो पार्टी है जो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो या इकोनॉमिकल सिचुएशन स्टेबल हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इंतशार फैलाते रहें। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किस तरह से इन्होंने जेल में रवैया रखा, जिस तरह से मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया चांद रात में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इन सारी चीजों के बावजूद भी अपोजिशन में होते हुए चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी हमने इनको ऑफर
बिल्कुल आप सही कह रही है। मरियम नवाज के साथ जो सलूक, बिलखुसूस जिस तरह उनके कमरे का लॉक तोड़ा गया और एक ऐसी मिसाल कायम की गई। जी, मैं एक प्रोग्राम में पहले यही बात कर चुकी थी कि जिस तरह से आपको अब चादर चार दीवारी और खवातीन के एहतराम की याद आ रही है, तो जब मरियम बीबी जेल में थी तो उनके वॉशरूम तक में आपने कैमरा लगाया था। और दूसरी बात ये कि मैं 2019 में इस पाकिस्तान तहरीक इंतशार की विक्टिम रह चुकी हूँ। जब हम अपने चेयरमैन के साथ नैब कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने हमें उठा के जेल में बंद कर दिया था रमजान में। तो ये उस वक्त इनको ना तो खवातीन की इज्जत हुर्मत कुछ भी याद नहीं थी, ना चादर चार दीवारी का कुछ एहसास था। लेकिन अब इनके, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि एक आमिर का पोता खड़े होकर हमें आईने पाकिस्तान पढ़ा रहा होता है। और ये लोग जो स्पीकर साहब असद कैसर साहब खड़े होकर बातें करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जब ये कुर्सी पे बैठे हुए होते थे तब ये वो कानून जो कभी किसी ने ना देखे होते थे, ना कुछ उन पे कमेंट हुए होते थे, वो ये कहकर पास करवा देते थे कि पढ़ा हुआ समझा जाए। तो ये अच्छा अपनी डॉक्टर शाजिया, रिवायात ये जो आप बात कर रही है ना, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों को तो वो चुपती भी है, तकलीफ भी देती है, लेकिन उसका एक पस मंजर मौजूद है। वही बातें जो आप कर रही हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब मुतादिद बार कर चुके हैं। इस कमेटी में भी उन्होंने बड़े खुलकर ये बातें की और मियाँ साहब के साथ जो होने वाली ज्यादतियाँ हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। वो बलोची में एक मुहावरा है ना, आप भी समझ जाएंगे, उसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ। पीटीआई का जो मतलब है या पीटीआई का जो मकसद है वो भी ऐसे ही है। बलोची में कहते हैं कि तई वार ना ना मई वार वाह वाह, यानी उनको जो अपने खुद जो चीज़ों के वो बेनिफिशरी होते हैं तो उसमें वो खुश होते हैं, लेकिन जिसमें वो बेनिफिशरी नहीं होते वो ना करते हैं। तो ये तो उनकी एक रिवायत रही है। अब उस तहरीक इंतशार के लिए आप लोग भी तो कह रहे हैं ना मुज़ाकरात करना चाहिए, ये जमहूरी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, फिर आप लोग वही सोचते हैं। डॉक्टर साहब देखें, अभी आपने देखा कि वो पार्लियामेंट जिस पे शेख रशीद और इमरान खान ने खड़े होकर कितनी बार लानतें दी थी, वही पार्लियामेंट ने इनके लोगों को पनाह दी। और अब इनको याद आ रहा है कि पार्लियामेंट की बेहुरमती हुई है। पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज्यादा सुपरमिसी होनी चाहिए पार्लियामेंट की। तो ये देखें 2014 के धरने में आपने पीटीवी पे भी हमला किया था और पार्लियामेंट पे भी हमला किया था। तब आपको ये सारी चीजें याद नहीं थी। हम तो वक्त ब वक्त इनको याद दिलाते रहते हैं कि आपने क्या क्या किया है, लेकिन बात वही आती है कि हमने जमहूरियत को कायम रखने का या जमहूरियत के तसलसल का वादा किया हुआ है कि हमने तीसरी कुव्वत को आगे नहीं आने देना है। शायद यही वजह है कि हम थोड़ा सा झुक जाते हैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, क्योंकि हमारे लीडरान के खून शामिल है इस जमहूरियत को कायम करने में। मोहतरमा की शहादत के बाद ये जमहूरियत कायम हुई थी, तो हमें शायद वो एहसास होता है तो हम खामोश हो जाते हैं या झुक जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि इनकी कोई कुर्बानी नहीं है। ये अगर भागेंगे तो आपको पता है कि जिस तरह से इन्होंने लंदन में जाके सादिक खान को अपोज किया था, वे ये वहां भी जाके इसी तरह से ही अपनी वही लॉबिंग चलाएंगे और उन्हीं यहूदियों से मदद मांगेंगे जिनके पास ये जाकर छुपते हैं। और अभी भी वहां से इनकी किस तरह से फंडिंग हो रही है, किस तरह से इनकी लॉबिंग हो रही है, सबको पता है। लेकिन हम सिर्फ जमहूरियत की वजह से और पाकिस्तान को बचाने के लिए खामोश हैं। ये जो गुफ्तगू बिल्कुल आप ओन शिराजी सुने, कितनी पार्लिमानी गुफ्तगू, और आपको नहीं लग रहा कि जैसे पाकिस्तान में कफाम तफहीम नजर आ रही है, साजगार माहौल नजर आ रहा है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, हमारे इस शो में ऐसा खूबसूरत अंदाज जो अपनाया गया है। एक बात है, जब जिनको आज हमने पार्लियामेंट लॉजिस में रखा है ना, एजाज साहब ने अहकाम जारी किए कि इनको इधर ही रखें, वो जब निकलेंगे तो वो इससे डबल ज्यादा बदतमीजी करेंगे। ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन अहले कलम और अहले सहाफत, आपकी तरफ आता हूँ, अहले कलम और अहले सहाफत के लिए मसाइल पहले ही थे, अब वो मसाइलिस्तान में तब्दील हो गए। जब से वो एक KPK की सरकार जो है वो आई है और उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में, मुझे तो ऐसे लगा मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मुझे को ऐसे लग रहा है मैं मूवी देख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं छड़ांगा, साफियों को भी नहीं छड़ांगा, 3-4 बंदे जो हमारा बयानिया पढ़ते हैं वो साफी है, बाकी कोई साफी नहीं है। और शिराजी साहब आपको भी बोला, खवातीन जर्नलिस्ट के लिए
और मर्द हजरात के लिए हाँ, language वो इस्तेमाल उस तरफ की, भी आऊंगा मैं, वो भी खवातीन बड़ी- पार्लियामान बड़ी के हवाले से। काबिल डॉक्टर साहब पहले तो आपने वो देसी मुर्ग की बात की ना, आप भी हलाल कमाते हैं, मैं भी हलाल कमाता हूँ, ठीक है। और नहीं, शोरबे वाला तो ऐसा देसी- ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा जो शोरबे वाला मैं और आप हराम खाते का रहते हैं, देसी सब मुर्ग अगर है ना, सारे किसी दोस्त के इकट्ठे पल्ले से और यहूदियों के खर्चे से, बच्चे यहूदियों के पास पढ़ रहे हैं ना, दोनों बेटे, और नजायज बेटी भी वहीं पे पढ़ रही है ना, तो उससे बेहतर है कि दाल साग खा लिया जाए इज्जत की और हलाल की। अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, जो बात आप कर रहे हैं, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बाकायदा तौर पे साफियों ने, मैं मौजूद था वहाँ पे KPI उसमें, सलमान अकरम राजा साहब और वो जो सामने दूसरा- से माइक उठा लिए। क्यों माइक उठाए गए? ये हमारा एक एहतजाज था। एहतजाज किस बात पे था कि आप वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जर्नलिस्टों के लिए जो मैं इस मुअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म पे दोहराना भी नहीं चाहता। आप चलिए, वैसे साथियों एक को- बात है, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा, अब मैं वो जुमला तो नहीं बोल सकता क्योंकि हम इस मनसब पे बैठे हुए इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते, और वो चीफ मिनिस्टर हो के उस मनसब पे बैठ के ऐसी सी बातें कर जाते हैं कि अब उन सहाफ़ियों के लिए भी अच्छा पैगाम है ना, और करो प्रमोशंस, और करो प्रमोट, निजाद हिंदा आ रहा है, मसीहा आ रहा है, ये बातें भी तो उन सहाफ़ियों के लिए आज वो सिर्फ जरा ये- गोश गुजार करने। लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। जी प्रोड्यूसर साहब, टेक अ ब्रेक। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक ख़बर से भी आगाह करें, और ख़बर ये है कि मतनाज़ा पोस्ट और बहुत सारे शवाहिद की रोशनी में बानी PTI पर बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये बगावत का मुकदमा जो दर्ज हुआ है बहुत जल्द दर्ज हो जाना चाहिए था। कुछ नाकिदीन ये समझते हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये बात समझते हैं कि इसमें कुछ ताख़ीर हुई है, लेकिन बिलाखिर उन पर ये बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। और हमेशा की तरह उन्होंने रिवायत बरकरार रखी है कि FIA की जो आला अफसरान हैं, जो 4 रुकनी वफ़द था, 7:45 पर अडयाला जेल पहुंचा और उस टीम ने तहकीकात करना चाही, और खान साहब ने उससे, यानी जो बानी PTI हैं, उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरे वकील नहीं होंगे मैं बात नहीं करूंगा, यानी वकीलों मुझे बचाओ, ये उन्होंने कह दिया। अब इससे क्या सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसे मद्देनज़र रखा गया है। इस मुकदमे के इंदराज के जो मुहर्रिकात हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरसे दराज से अभी रिसेंटली जो आपने डेवलपमेंट देखी, यरूशलेम पोस्ट ने क्या लिखा, फिर इज़राइल टाइम ने क्या लिखा, फिर किस तरीके से एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और UK जो कांग्रेस में आपने देखी, अमेरिका में, ये तमाम अगर आप कड़ियाँ जोड़ें तो इस पर ऑन आपसे मैं बहुत शॉर्टली चाहूँगा, एक तो उसको ज़रा वाइंड अप कर दीजिएगा, लेकिन इस पे पहले थोड़ी सी बात कर लें कि बानी PTI पर ये मतनाज़ा पोस्ट भी है, दीगर अवामिल भी बहुत सारे मामलात हैं, तो उन पर तो अब ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब देखिए, बानी PTI बड़े मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ और रियासत की बुनियादों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जैसे आप कह रहे हैं। और अब जो उन्होंने ये एक पोस्ट लगाई X पे,
उसको अगर आप देखें तो उसमें एक तरफ उन्होंने जो है पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को हिट किया, दूसरी तरफ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेके उनके मुतल्लिक लिखा, फिर वजीर दाखिला के मुतल्लिक, और एक उस जज के मुतल्लिक जिसने उन्हें सजा सुनाई और जिसका केपी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब ये चेक करें आप कि अगर कोई जज सजा सुनाएगा तो उसके खिलाफ इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की जाएगी कि उसके वालिद के खिलाफ और उस जज के खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में देर आया दुरुस्त आया, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ और हर गुजरते वक्त के साथ ये जो बानी पीटीआई है वो रियासत के खिलाफ जो जहर उगलते जा रहे हैं उसमें शिद्दत आती है। जी, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे इसी हवाले से एक सवाल किया था कि कुछ ताख़ीर कर दी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो ये तो अब चीज़ें बड़ी सामने आ गई हैं, अब तो ये स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टैंड लेना बहुत पहले चाहिए था। और ये सारी बातें जो आज हमें इजराइल के अखबारात से और बाकी पोस्ट से, न्यूयॉर्क पोस्ट से समझ आ रही है, बहुत पहले पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने निशानदेही की थी कि इजराइल पाकिस्तान में इमरान खान को लॉन्च कर रहा है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जाए और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत पे बार बार बात करके पाकिस्तान को नीचा दिखाया। जी डॉक्टर शाजिया, अब FIA की जो तहकीकाती टीम है उससे मिलने से भी इनकारी हैं, और बल्कि डॉक्टर शाजिया जा चुकी है। नाज़रीन, अब गुफ्तगू को यहाँ समेटते हैं। ये FIA की जो आला अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम है, 7:45 पर उन्होंने अडियाला का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने चाहा कि तहकीकात की जाए। अदारों के खिलाफ ज़बान नहीं इस्तेमाल की, अफवाज के खिलाफ, वाजिब पाकिस्तान, अदलिया, पॉलिटिशियंस के खिलाफ। उन्होंने यूथ को, जो हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल है, उन्होंने यूथ के दिमाग में भूसा भर उसका अब सिला जिसका उनको अंजाम पहुंचाना। जो बोता है इंसान वही काटता है। और अब ये बगावत का मुकदमा होगा, इसके लिए क्या लवाजमात होंगे और अब वकला क्या करेंगे, क्या सूरत हाल इससे पैदा होती है। लेकिन मैं दोहराता हूँ इस बात को कि नाकिदीन के मुताबिक इसमें बहुत ताख़ीर हुई है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो उसी से जुड़ा हुआ साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड। इस पर पाकिस्तान कैसे काबू पा सकता है, असर हाजिर के तकाज़ों से कैसे हम आहंग हो सकता है, इस पर बात होगी तफसीलन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ खामियां, कुछ कोताहियां, कुछ गलतियां, बर वक्त फैसले ना करना, कंसेंसस ना होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है उसे बदकिस्मती से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अहले कलम, अहले सहाफ़त, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कि वो उस मुस्बत ख़बरों का जिक्र भी ज़रूर करें, डेवलपमेंट्स का जिक्र ज़रूर करें। पाकिस्तान जिस तरह IT के शोबे में तरक्की कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आया, जिसका जिक्र आज वज़ीर ममलिकत IT शहनज़ा फ़ातिमा ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात की है। उस वर्कशॉप में उन्होंने बात की है कि साइबर सिक्योरिटी का शोबा रोज़गार की फरहमी के हवाले से सर फहरिस्त है। साइबर सिक्योरिटी में नौजवानों को तरबियत दी जा रही है और उनका कहना था आप बहुत जल्द इस्लामाबाद को मुल्क की पहली स्मार्ट और डिजिटल सिटी के तौर पर देखेंगे। कोमल बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा पहले तो हमारे देखने वालों को आसान लफ्ज़ों में ये साइबर सिक्योरिटी है क्या,
और पाकिस्तान को बतौर रोल मॉडल कहा जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान असरे हाजिर की तकाज़ों से हम आहंग हो चुका है, होने जा रहा है? क्योंकि आईटी में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जैसे कि आपका आज का मौजू साइबर सिक्योरिटी के हवाले से है और पाकिस्तान का आलमी किरदार किस किस्म का है, किस तरह का है, उसके हवाले से है। ये मौजू इस टाइम पर मेरे नज़दीक इंतहाई, बल्कि हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी एक मेन वजह पिछले दिनों के हालात आपके सामने हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेट का स्लो हो जाना, उसके जो मुश्किलात का हमारे मुल्क ने कुछ मुश्किलात का सामना किया, वो देखा। और ना सिर्फ इंटरनेट का स्लो हो जाना या उसका ब्रेक डाउन हो जाना और फायरवॉल का एक साथ में एक इशू छड़ा, अ, इसके अलावा पूरी दुनिया इस टाइम पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के साइबर थ्रेट्स का शिकार है। और मैं ये बात कर रही हूँ सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, इस टाइम पूरी दुनिया की मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। अच्छा, हैरत इसी की को बात है मद्देनजर तोमल, ये रखते खबरें हुए सामने आई कि मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उनको हैकर्स जो हैं उनके, वो कोई डेवलप कंट्रीज से नहीं है, वो लेस डेवलप कंट्रीज में बैठे हुए हैं और वो हैक कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी तरफ से आपको बिल्कुल, मैं जो है मैं इसके ऊपर भी हम अब बात करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस जो शज़ा फातिमा है, उन्होंने की, मैं उसके बारे में, उन्होंने एक लफ्ज बोला था, जीसीआई की रैंकिंग के बारे में बात की, एक रिपोर्ट के बारे में उन्होंने हमसे उसके बारे में बात की थी। मैं अपने सुनने वालों को उनकी जो कॉन्फ्रेंस है और ये साइबर सिक्योरिटी और ये जो थ्रेट्स और ये जो आम ममालिक से जो लोगों का जो है, उनका जो हैकर्स का जो है वो जो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि जो उनकी खास तौर पे जो एक रिपोर्ट का जो शाया हुआ, जिसमें उन्होंने आपकी ही, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आप ही कुछ ये कह रहे थे कि हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज मैं आपके सामने भी रखने वाली हूँ। और उन्होंने अपनी मिस जो हमारी जो स्टेट मिनिस्टर थी, उन्होंने मिस ने फरमाया था कि जीसीआई की 2024 की एक रिपोर्ट हुई है। अब जीसीआई भला क्या है, ये क्या चीज है? जीसीआई बेसिकली आपके पास एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइड करने वाला कौन है? आईटीयू वाले। आईटीयू वाले क्या है? बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के जो स्टैंडर्ड्स दुनिया में प्रोवाइड की जाते हैं और दुनिया में तमाम ममालिक उसको जो यूज कर रहे हैं, बेसिकली वो आपके पास आपको आईटीयू प्रोवाइड कर रहा था, और आईटीयू ही आपके पास आपकी ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसीलिए इट्स अ ट्रस्टेड रेफरेंस हमारे लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जी ये जो जीसीआई की जो रिपोर्ट आती है हमारी और हमारे मुल्क के बारे में, ये पिछले तकरीबन आपके 2015 से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश कर रहा है। अ, ये किस तरीके से किसी भी जो मुल्क को एवेल्युएट किन बेसिस के ऊपर कर रहा होता है, 5 पैरामीटर्स देखें, आपको इसको अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि वो आखिर एवेल्युएशन कैसे कर रहा है, कैसे इंडेक्सिंग दे रहा होता है, ये पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक को कैसे एवेल्युएट कर रहा होता है कि यार कौन सा मुल्क बेहतर साइबर सिक्योरिटी की तरफ इस टाइम पर जो है वो काम कर रहा है, या अब उसके वो स्टैंडर्ड को मैच करता भी है कि नहीं। तो पहले आपके पास आ जाता है कि क्या एक मुल्क जो है वो लीगल पैरामीटर्स को फॉलो करता है कि नहीं करता, उसके मयार पे उतरता है कि नहीं। लीगल से मुराद ये है कि क्या आपके मुल्क के अंदर साइबर सिक्योरिटी लॉ, कोई साइबर सिक्योरिटी एक्ट, कोई साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन मौजूद है कि नहीं है। फिर दूसरा पैरामीटर अच्छा, आपके थोड़ा पास आ सा जाता है। मैं यहाँ चाहूंगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी थोड़ी सी बात करें। लैपटॉप बनाना हमने शुरू कर दिया है। पहली मर्तबा जो है वो गूगल जो है वो उसने सरमायाकारी की है पाकिस्तान में। तो हम तो वैसे ही अपने मुल्क को कहते हैं हम बहुत पीछे हैं, हम 50 साल पीछे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी ज्यादती है? नहीं कहना चाहिए ऐसा। बिल्कुल देखिए, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो मैंने आपको कहा, ये जो जीसीए की जो इंडेक्स है, ये इन्हीं पैरामीटर्स को बेसिकली दे रहा होता है। ये ऐसे ही आपको बैठ के जो है वो किसी उस ऐसे रैंकिंग आपको नहीं इशू कर देता। तो जैसे मैंने आपको लीगल कहा, फिर मैंने आपको कहा टेक्निकल। टेक्निकल वो बेसिकली इवैल्यूएट कर रहा होता है कि आया कि आपके मुल्क के अंदर कोई एक्टिव सर्ट मौजूद है कि नहीं है। सर्ट क्या है आपके पास? आपकी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है कि नहीं है। फिर तीसरी आपके पास है कि आपके पास वो देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर क्या स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। फिर आपके पास चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि क्या आपका मुल्क जो है वो अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, क्या ठीक है। आपके मुल्क के अंदर मौजूद कोई डिग्री कोमल बतूल प्रोग्राम है साहिबा, कि नहीं है। मैं चाहता था कि इस पे मजीद भी बात करें और किसी प्रोग्राम में हम आपको खुसूसी तौर पर मदऊ करेंगे।
साइबर सिक्योरिटी, जी डिजिटलाइजेशन, अब वो मैनुअल लाइफ से हम निकल कर असर हाजिर में दाखिल हो चुके हैं। हमने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होना है तो उसके लिए हमें उस लवाजमात को पूरा करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक रोल मॉडल के तौर पर जिस तरह सामने आया है, और इस साइबर सिक्योरिटी का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की जो बेहतरी है और जो पाकिस्तान का इस वक्त रोल है, उसका दुनिया मोतरफ भी है। पाकिस्तान आईटी के शोबे में तरक्की कर रहा है। अगर तो गूगल सरमायाकारी कर रहा है, सस्ता गूगल क्रोम फराहम कर रहा है, उसके अलावा लैपटॉप बनना शुरू हो गए हैं, मार्केट में अब कुछ अरसे में ये लैपटॉप आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको भी प्रोपिगेट करना चाहिए, इस पर भी प्रोपेगेंडा करना चाहिए और इस पर भी बात करनी चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।